आसान भाषा में। इन इन बच्चों के लिए हम पेड़, पानी और ये जो ग्लेशियर बचा रहे हैं? मैं तो कहता हूँ ग्लेशियर को पिघल जाने दीजिए, डूब के मर जाएंगे। हेलो गाइस, एंड आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नया चैप्टर विच इज फ्रिक्शन, राइट। सो अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं काइनेमैटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन, राइट। तो अगर आप एनटीएससी एंड एससीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप अगर फाउंडेशन की क्लासेस चाहते हैं जेई के लिए, तो आपने ये सारी वीडियोस देखी होंगी, नहीं देखी तो देख लेना, राइट। सो अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास में। जो चैप्टर है हमारा वो है फ्रिक्शन एंड इट्स कॉज, राइट। सो विल स्टार्ट विद फ्रिक्शन और देखते हैं फ्रिक्शन क्या होता है एंड जितने अच्छे लेवल पे ले जा सकते हैं फॉर एनटीएससी एंड एससीडीएस ओलंपियाड पर्पस हम इसको आगे ले जाएंगे, है ना। एंड एक बात याद रखो कि जिसने भी भाई अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर देना देखते देखते, और प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं। देखो फ्रिक्शन क्या होता है, राइट। तो ज्यादातर लोग जो फ्रिक्शन को समझते हैं वो ये, जैसे अगर मैं किसी नॉर्मल स्टूडेंट से पूछूं जिसको कुछ नहीं आइडिया है, नॉर्मल इंसान से पूछूं, तो वो क्या बोलेगा? भाई फ्रिक्शन वो फोर्स है जिसकी वजह से चीजें रुक जाती हैं, यही बोलोगे, राइट। जो कि मोशन के अपोजिट लगता है, जिसकी वजह से मोशन स्टॉप हो जाता है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस पे इस तरीके से थ्रो कर दोगे, लेट्स से विद वेलोसिटी v, तो क्या होगा? ऑब्वियसली ये सरफेस थोड़ा सा रफ है, राइट। तो इफ योर सरफेस इज रफ तो क्या होगा? धीरे धीरे फ्रिक्शन की वजह से ये फाइनली किसी पोजीशन पे जाके रुक जाएगा, राइट। इट विल कम टू रेस्ट। तो क्यों रुक जाता है? तो इसका आप क्या आंसर देते हो? इसके रुकने का यही रीजन है कि इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, सरफेस लगा रहा होगा इसके ऊपर फोर्स, किस डायरेक्शन में? तो ऑब्वियसली अपोजिट टू मोशन, राइट। जिसकी वजह से ये बॉडी जो चल रही थी उसकी स्पीड धीरे धीरे कम हुई और वो फाइनली जाके रुक गई। यही बोलोगे ना आप लोग कि इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, फ्रिक्शनल फोर्स। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है जी, राइट। कोई भी बॉडी को जब आप एक सरफेस पे थ्रो करोगे तो उस पे एक फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा विच इज अपोजिट टू द मोशन इन दिस केस, बिकॉज ऑफ विच इट कम्स टू रेस्ट, राइट। तो ये तो समझ आ गई, चलो ठीक है। तो इतना बेसिक आइडिया आप लोगों को है। हर जगह फ्रिक्शन का यूज होता है। मैंने पेन पकड़ा हुआ है ना। अज्यूम करो मेरे पास यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। अगर नहीं होता तो क्या मैं होल्ड कर पाता इसको? स्लिप हो ही जाता ना, राइट। तो बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं ऑब्वियसली फ्रिक्शन के। तो इसमें हम वही देखने वाले हैं इस चैप्टर में। तो फ्रिक्शन आपको बेसिक इतना आइडिया है, और जो समझना है उसके लिए तो मैं हूं, राइट। तो फ्रिक्शन आखिर होता क्यों है, राइट? क्या रीजन है फ्रिक्शन के पैदा होने का, राइट? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? तो वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखो यार, जो सर्फेसेस हैं, जो आपको आसपास जितनी भी सर्फेसेस दिख रही है, तो आपको लगता है कि कोई सी सर्फेस बहुत स्मूथ है, राइट। और कुछ सरफेस आपको रफ दिखती है, देखने में दिख जाती है कि भाई ये वाली सरफेस रफ है। लेकिन यार रियलिटी ये है कि चाहे सरफेस आपको सामने से कितना भी स्मूथ लगे, जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे ना, एक बहुत अच्छे से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाओगे, तो आपको उस सरफेस में भी इरेगुलरिटीज दिखाई देंगी, राइट। वो इरेगुलरिटीज कैसी होती है? देखो ऐसे। तो सपोज करो यार कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, काफी स्मूथ लग रहा है एकदम, नीचे से देखो, राइट। और ये ऑब्जेक्ट जो है ये ग्राउंड सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे एक ग्राउंड बना देता हूँ। ये ग्राउंड भी तुम्हें काफी स्मूथ लग रहा है, टेबल पे रखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं टेबल ले लेता हूँ, राइट। तो ये देखने में हमें काफी ज्यादा स्मूथ लग रहे हैं ये दोनों ऑब्जेक्ट्स, राइट। लेकिन होगा क्या, ये जो बॉडी है और ये टेबल है, ये दोनों को अगर तुम पास से देखोगे, बहुत ही माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे, तो तुम्हें क्या दिखेगा कि यहाँ पे भी इरेगुलरिटीज है और यहाँ पे भी इरेगुलरिटीज है, ठीक है। ऐसे ऊपर नीचे सरफेस रहता है, जैसे यहाँ पे आपको अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। अब यार आप एक चीज सोचो, अगर ये इरेगुलरिटीज आपस में ऐसे फंस जाए, ठीक है, जैसे मैं अपने फिंगर्स को फंसा रहा हूं, या आप दो कोम लो, दोनों कोम को इस तरीके से डाल दो, समझ आया? तो अगर ये इरेगुलरिटीज आपस में फंस जाए और फिर आप इसको मूव करने की कोशिश करो, राइट, किसी भी को, नीचे वाले को या ऊपर वाले को, तो क्या होगा? आपको लगेगा ना कि कोई पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, राइट। तो यही होता है फ्रिक्शन के पीछे का रीजन, ठीक है भाई। तो फ्रिक्शन क्यों होता है? तो ये इरेगुलरिटीज जब आपस में इंटरलॉक हो जाती हैं, राइट, एक दूसरे में घुस जाना, उसको कहते हैं इंटरलॉक, ठीक है। तो इंटरलॉक हो जाती है। कहीं पे अगर इंटरलॉक नहीं हुई तो वहां पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे देखो, इस वाले पोजीशन में, यहाँ पे जहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूँ, तो ये इंटरलॉकिंग नहीं हुई है यहाँ पे, राइट। लेकिन देखो यार, दो पॉइंट्स पे अगर प्रेशर बहुत ज्यादा है तो उसकी वजह से यहाँ पे एक कोल्ड वेल्ट टाइप का बन जाता है। जब मॉलिक्यूल्स बहुत ही ज्यादा पास हो जाते हैं ना, दो सर्फेसेस के मॉलिक्यूल्स जब बहुत ज्यादा पास हो जाते हैं, राइट, तो क्या होता है? तो उनके बीच में समझ लो एक वेल्डिंग जैसी हो जाती है, जिसको कोल्ड वेल्ट कहते हैं, राइट। ये जो है गर्मी से नहीं, ये हाई प्रेशर की वजह से होती है, राइट। तो इसकी वजह से भी मूव करना मुश्किल हो जाता है। समझ लो फेविकॉल से चिपका दिया अगर सर्फेसेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो, राइट। आपने देखा होगा यार, उसके और मैं एग्जांपल्स आपको बताऊंगा अभी, राइट। तो समझ आया? तो जब ये इंटरलॉकिंग्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूं व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस। सो द कॉज इज, एक सेकंड जरा, अपना कोई भी डाउट होना तो मुझे कमेंट करके बताओ, व्हाट इज द कॉज? तो कॉज इज इंटरलॉकिंग, इंटरलॉकिंग ऑफ irregularities, okay or not?
समझ आया भाई? इतना तो आप सभी लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा यार। जो भी प्रॉब्लम है मुझे प्लीज यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बताते रहो, ठीक है, अगर कोई भी इशू हो तो। सही है। तो इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन आ जाता है, ये आपको कॉज समझ आया। इरेगुलरिटीज ना हो, अगर बहुत ज्यादा स्मूथ लगे तो भी परेशानी होती है, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो यार यहाँ पे देखो, इससे पहले मैं ये वाला पेज देखते हैं, रुको। सो ये देखो, इफ द सर्फेसेज आर एक्सट्रीमली स्मूथ, राइट, तो अगर सर्फेसेज, जिसकी मैं अभी बात आपको कर रहा था कोल्ड वेल्ट वाली, राइट, तो अगर सर्फेसेज एक्सट्रीमली स्मूथ हो जाए तो क्या होगा, राइट, तो ये समझने की कोशिश करो। तो यार देखो यार, जब तुम इरेगुलरिटीज को थोड़ा सा रिमूव करोगे तब तो चलो अच्छा है, कम इंटरलॉकिंग होगी, थोड़ा स्मूथ हो जाएगा, सरफेस थोड़ा इजीली मूव करेगा, राइट। लेकिन एक्सट्रीमली स्मूथ की बात हो रही है, जब आप स्मूथनेस की एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे तो क्या हो जाएगा सीन, राइट, सीन ऐसा हो जाएगा कि जो मॉलिक्यूल्स है ना, दोनों दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो एक दूसरे के ऊपर प्लेस्ड है, उनके मॉलिक्यूल्स इतने ज्यादा पास हो जाएंगे, ये देखो, सो दैट द adhesive force between them oppose the relative motion and hence friction may increase। समझ गए? ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो जब दो सर्फेसेस को आप बहुत ही ज्यादा, जरूरत से ज्यादा स्मूथ कर दोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तो फ्रिक्शन हो सकता है इंक्रीज कर जाए। क्यों? क्योंकि उनके मॉलिक्यूल्स आपने इतने ज्यादा क्लोज ले आए हैं अब कि उन दोनों के बीच, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है अट्रैक्शन हो गया है, अतः फोर्स डेवलप हो गया है, जिसकी वजह से लाना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा सीन कब होता है? आपने देखा होगा जब आपके पास अगर दो ग्लास हैं, जैसे जब किसी का घर बन रहा हो या दो शीशे इस तरीके से पड़े हुए हो, राइट, जो प्लेन ग्लास होता है ना, तो अगर दोनों प्लेन ग्लास को आप एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख दोगे, राइट, तो वो इतने ज्यादा स्मूथ होते हैं, ग्लास बहुत स्मूथ होता है, राइट, तो इतने ज्यादा मॉलिक्यूल्स उनके क्लोज हो जाते हैं कि फिर उन्हें मूव करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये आपने कभी फील किया है क्या? अगर फील किया जल्दी से कमेंट करके बताओ यार कि सर यस, हमें ये पता है भाई, हमने तो ये फील किया है। ठीक है, तो भाई इसीलिए आप ज्यादा स्मूथ कर दोगे तो फ्रिक्शन बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए और देखो, इफ द सर्फेसेज आर आइडेंटिकल इन नेचर, जैसे ग्लास ओवर ग्लास, जिसका मैं एग्जांपल अभी आपको दे रहा था, है ना, तो कोहेसिव फोर्सेस इंक्रीज एंड प्रोड्यूस इंक्रीज्ड फ्रिक्शन। समझ गए? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है हमारा मिथ, राइट। ये बहुत बड़ा मिथ है जो मोस्टली हर बच्चे के दिमाग में, जब वो फ्रिक्शन पढ़ना शुरू करता है तो उसके दिमाग में ये होता ही होता है, राइट। देयर टू जिंक, क्या 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 क्या, ये शुभ शुभ बोल रहा है, डाइल्यूट हाइड्रो, या फिजिक्स की क्लास में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू जिंक, व्हाट डू यू ऑब्जर्व इन दिस, यू विल गेट हाइड्रोजन, यू विल गेट हाइड्रोजन गैस, मेटल प्लस एसिड गिव्स यू हाइड्रोजन, H2। ठीक है भाई, अरे कर तो दिया प्रॉब्लम सॉल्व यार। वैसे फिजिक्स की क्लास है ये, फिजिक्स के डाउट पूछो, केमिस्ट्री के डाउट्स के लिए है, ऐसा नहीं है, हमने भी पढ़ी है केमिस्ट्री। ओके, चलो कूल। सो ये देखो, मिथ जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। बच्चे क्या सोचते हैं कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट ही लगता है, लेकिन इसको समझने के लिए ना आप कुछ एग्जांपल्स देखो, राइट। तो पहला एग्जांपल जिसमें फ्रिक्शन डायरेक्शन को सपोर्ट करता है, तो पहला तो देखो यार कि फ्रिक्शन एक्टिंग अपोजिट का एक एग्जांपल देख लो, एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। इसका एग्जांपल आप लोगों को ऑलरेडी पता है, राइट। ये कोई भी नॉर्मल मोशन जो आप लोग देखते हो कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को अगर सरफेस पे फेंक दिया, तो उस केस में जो उस पे फ्रिक्शन लगता है वो किधर लगता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये तो नॉर्मल केस है, आपने इसको इस डायरेक्शन में वेलोसिटी दी, तो सरफेस जो इस पे फ्रिक्शन लगाएगा वो किस डायरेक्शन में लगाएगा, तो सरफेस इस पे फ्रिक्शन लगाता है बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये आप सभी लोगों को पता है। अभी दूसरा केस देखते हैं जिसमें फ्रिक्शन विल सपोर्ट द मोशन, उसके आप दो एग्जांपल देख लो, राइट। और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको इस पे क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, राइट, तो आपको और ज्यादा अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। लेकिन पहले आप एग्जांपल देख लो, फ्रिक्शन सपोर्टिंग मोशन, फ्रिक्शन कैन आल्सो सपोर्ट मोशन। तो ये जो आप एग्जांपल देखोगे उसमें फ्रिक्शन जो है वो क्या करेगा, मोशन को सपोर्ट करेगा। तो यार देखो यार, आप इमेजिन करो, सपोज आप जिस सरफेस पे खड़े हो, राइट, उस सरफेस पे या जिस सरफेस पे आप चलने की कोशिश कर रहे हो, इमेजिन करो कि उस सरफेस पे फ्रिक्शन ना हो, तो सोचो क्या आप आगे चल पाओगे? नहीं चल पाओगे आप आगे, राइट। तो जब आपका मोशन होता है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट, तो फ्रिक्शन के बिना वो पॉसिबल नहीं है। मतलब जब आप आगे चल रहे हो तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, फ्रिक्शनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, राइट। तो यार ऐसा कैसे हो रहा है, राइट, इसका मतलब फ्रिक्शन तो आपके मोशन को सपोर्ट कर रहा है ना। तो कैसे सपोर्ट कर रहा है आप ये देखो, देखिए, तो सपोज करते हैं, तो लेट्स से देखो ये आपका पैर है, दिस इज योर फीट, राइट। इतना अच्छी ड्राइंग नहीं बनती है, लेकिन मान लीजिए आपके आपकी फीट, ठीक है, और यहाँ पे ये मैं ग्राउंड सरफेस बना देता हूं, तो लेट्स से ये ग्राउंड सरफेस है, राइट। तो यार आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप चलते हो तो आप क्या करते हो, आप ग्राउंड पे पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो,
होता है कि नहीं होता है? जब आप चलते हो, आपको अगर तेज भागना है तो आप सरफेस को पीछे की डायरेक्शन में, ग्राउंड को पीछे की डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स से पुश करते हो। तो आपका फोर्स किस डायरेक्शन में होता है बताना जरा? आपका फोर्स होता है बैकवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो आप ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो किस डायरेक्शन में? आप ग्राउंड पे फोर्स लगा रहे हो बैकवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज योर पुश, ठीक है? दिस इज योर पुश। तो अब आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन तो पढ़ लिया है, आपको पता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आपने जो ग्राउंड पे फोर्स लगाया पीछे की डायरेक्शन में, उसके बदले में क्या करेगा ग्राउंड? ग्राउंड भी आपको आगे की डायरेक्शन में इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। और ये फोर्स कौन सा है? यही फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स, राइट? तो इस केस में आपका मोशन इस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट? एंड साथ ही साथ फ्रिक्शन भी उसी डायरेक्शन में हो रहा है। एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से ही मोशन हो रहा है। तो ये आपको केस समझ आया कि किस तरीके से यहाँ फ्रिक्शन हमें चलने में मदद करता है। यही रीजन है यार, अगर आप किसी आइस सरफेस पे या ऑयली सरफेस पे, ग्रीसी सरफेस पे चलने की कोशिश करोगे तो क्या होता है? आप नहीं चल पाते, आप फिसल के गिर जाते हो। समझ आया या नहीं आया? जल्दी से कमेंट करके मुझे यहाँ पे बताओ। शुभ, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ठीक है? और एक एग्जांपल देखो, हमेशा मैं यही दोनों एग्जांपल्स लेके समझाता हूं क्योंकि बहुत ही बेसिक एग्जांपल्स हैं और आपको बहुत अच्छे से आप इसको रियल लाइफ से रिलेट कर सकते हो, राइट? यहाँ पे और एग्जांपल देखो, सपोज करो कि आपके पास दो बुक्स हैं या बुक के ऊपर एक शार्पनर रखा हुआ है। सो लेट्स से ये आपकी नीचे वाली बुक है, राइट? दिस इज योर बुक, और इसके घर में कबूतर घुस गया। रूम में हमारे साथ एक पिजन भी है। तो सपोज करो इस बुक के दो है, ओके? तो इस बुक के ऊपर एक शार्पनर है, राइट? और आप क्या कर रहे हो? अच्छा, और ये दोनों चीजें कहाँ है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो एक टेबल भी बना देना चाहिए मुझे। भाई कोई परेशानी हो रही है क्या? देखते रहो बस। सपोज करो ये टेबल है, ठीक है? आप क्या कर रहे हो? आप बुक को नीचे से स्लाइड कर रहे हो, बुक को एक फोर्स लगा रहे हो बुक के ऊपर। लेट्स से आप फोर्स लगा रहे हो इस डायरेक्शन में, दिस इज योर फोर्स, और आप बुक को धीरे धीरे खींच रहे हो। आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि बुक के ऊपर जो शार्पनर रखा हुआ है ना, वो भी बुक के साथ साथ स्लाइड करने लगता है अगर आप धीरे से स्लाइड कर रहे हो। बहुत बार ये आप ऑब्जर्व करते हो लेकिन आप ध्यान नहीं देते यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे आप जरा ध्यान से देखो कि इस बुक पे आप आगे की डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ऐसे, राइट? तो बुक की स्लाइडिंग टेंडेंसी किस डायरेक्शन में है? तो शार्पनर क्या करेगा? शार्पनर बुक पे पीछे की डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगाएगा, ठीक है? तो ये तो आपने बना दिया बुक के ऊपर फ्रिक्शन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ कहता है कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो देखो यार, शार्पनर ने अगर बुक को पीछे की डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो बुक शार्पनर पे किस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी? आगे की डायरेक्शन में, राइट? और वो फोर्स भी होगा हमारा स्मॉल एफ, फ्रिक्शन के इक्वल। समझ आया? तो यार यहाँ पे देखो, मान लो इस बुक का एक्सेलरेशन कुछ ए है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है कि हु इज एक्चुअली सपोर्टिंग द मोशन ऑफ शार्पनर, ठीक है भाई? तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग द मोशन ऑफ द इरेजर। इरेजर को मूव कराने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फ्रिक्शन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? सो इन दिस केस फ्रिक्शन इज सपोर्टिंग मोशन ऑफ इरेजर। इरेजर और शार्पनर, अरे यार शार्पनर था, मैंने इरेजर लिख दिया, चलो ठीक है, ओके? तो ऐसा आप मत समझना कि फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल दे दिए हैं, फ्रिक्शन सपोर्ट भी करता है। तो एक्चुअल रोल क्या है फ्रिक्शन का? अब आप क्या बोलोगे सर, इसकी मैं एक फाइनल डेफिनेशन क्या लिखूं? सपोर्ट करता है कि अपोज करता है, राइट? सो द एक्चुअल डेफिनेशन जब आप लिखने की कोशिश करोगे, द करेक्ट वन, द एक्यूरेट वन, आप क्या लिखोगे? आपको लिखना चाहिए कि फ्रिक्शन वो फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है जिनके बीच में रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो। तो रिलेटिव मोशन को रोकने का काम करता है, राइट? फ्रिक्शन कुछ ऐसा लगेगा ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिससे उन दोनों के बीच की स्लिपिंग खत्म हो जाए, राइट? तो नीचे वाले बुक पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा है और ऊपर वाले पे आगे लग रहा है। कि कुल मिला के काम क्या कर रहा है? दोनों के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, ठीक है? सो व्हाट एक्चुअली इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स, यहां पे मैं इसकी डेफिनेशन पीछे ही लिख देता हूं, स्मिथ के ऊपर मैं लिख देता हूं, राइट? सो व्हाट इज फ्रिक्शन? फ्रिक्शन इज अ फोर्स, मेरा पेन थोड़ा हैंग कर रहा है आज, मतलब लैपटॉप। फ्रिक्शन इज अ फोर्स, क्लियर है या नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ। विच अपोजेस relative motion between bodies। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा।
क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो फ्रिक्शन अपोज भी कर सकता है मोशन को, सपोर्ट भी कर सकता है, ये बात ध्यान रखना, एग्जांपल भी मैंने आपको दिखा दिए हैं यहाँ पे, राइट। चलिए, तो अब बात करते हैं, ये तो हम देख लिए कि सर्फेसेस को, ये तो हम समझ चुके हैं कि सर्फेसेस अगर बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्मूथ हो तो क्या सिनेरियो हो जाता है, फ्रिक्शन बढ़ भी सकता है। चलो, ये आप समझ चुके हो। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, राइट। तो पहला एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया था, अभी पिछले एग्जाम्पल में भी हमने देखा है, क्या है कि सेफ वॉकिंग ऑन द फ्लोर इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप सेफली चल नहीं सकते थे, है कि नहीं? जैसा अभी आपने एग्जांपल देखा, फ्रिक्शन ही आपके मोशन को सपोर्ट कर रहा है। दूसरा क्या एडवांटेज है, तो नेल्स एंड स्क्रूज आर हेल्ड इन द वॉल्स और वुडन सर्फेसेस ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट। तो फ्रिक्शन ना हो, तीन तीन कबूतर मेरे रूम में है, तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो क्या सीन हो जाएगा कि जो नेल्स हैं, जो स्क्रूज हैं, जो आप ऐसे दीवार में ठोक देते हो, राइट, तो वो वापस इस तरीके से वापस आ जाएंगी, वो नीचे गिर जाएंगी। तो नेल्स एंड स्क्रूज जो कि वॉल्स या वुडन सर्फेसेस में आप डालते हो, वो फ्रिक्शन की वजह से ही वहां पे टिकी हुई है। और क्या है, फ्रिक्शन हेल्प्स द फिंगर्स टू होल्ड ड्रिंकिंग वाटर। चलो खैर, ये तो पेन और ड्रिंकिंग वाटर की बात हो रही है, रियलिटी में कुछ भी चीज अगर आपको इस तरीके से होल्ड करना है, राइट, हमारे पास जो ये जो थंब है वो मेनली इसलिए डेवलप हुआ है कि हम चीजों को अच्छे से होल्ड कर पाए, राइट। लेकिन अगर थंब हो भी, फिर भी अगर फ्रिक्शन ना हो तो ये थंब भी काम नहीं करेगा। क्या होगा, आप कितना भी टाइटली इसको ग्रिप करने की कोशिश करो, दिस विल स्लिप। ओके, सो फ्रिक्शन हेल्प्स द फिंगर्स टू होल्ड ड्रिंकिंग वाटर, टम्बलर, एनीथिंग। ठीक है भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए, और देखो, व्हीकल्स मूव ऑन द रोड्स विदाउट स्लिपिंग ड्यू टू फ्रिक्शन एंड दे कैन बी स्टॉप्ड ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट। सो जो सड़कों पे ये जो व्हीकल्स चलते हैं, ठीक है सर, ओके 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 ओके, कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट करना, ठीक है। तो जो भी व्हीकल सड़क पे चलते हैं और आराम से आप उनको टर्न ले लेते हैं व्हीकल्स का, राइट, तो ये किसकी वजह से होता है यार? फ्रिक्शन ना होना तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली व्हीकल नहीं चल पाएगा, पहली बात तो, राइट। और गलती से किसी ने धक्का भी मार दिया तो ऑब्वियसली फ्रिक्शनलेस सर्फेस से धक्का मारने पे क्या होगा, वो चीज चलती जाएगी, कोई फोर्स ही नहीं है जो अपोजिट डायरेक्शन में लगे। अब क्या होगा जी, अब जब फोर्स ही नहीं है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली बॉडी रुकेगी नहीं, जिस स्पीड से धक्का दिया गया है उसी स्पीड से वो चलती रहेगी। अब ब्रेक कैसे मारोगे, राइट? ब्रेक मारने के लिए तो फ्रिक्शन चाहिए भाई, दो जगह, राइट। कौन सी दो जगह? एक तो आपके पास अगर शू ब्रेक्स हैं तो वहां पे फ्रिक्शन चाहिए, राइट। तो अगर शू ब्रेक्स एंड इनर रिम ऑफ द व्हील, अगर उन दोनों के बीच में फ्रिक्शन ना हो तो पहली बात आपका व्हील नहीं रुकेगा, राइट। चलो कोई बात नहीं, मान लो आपने किसी तरीके से व्हील रोक भी लिया, लेकिन अब सरफेस तो फ्रिक्शनलेस है, व्हील फ्रिक्शनलेस है, राइट, तो फिर वो भी नहीं कुछ होने वाला है काम, राइट। तो आप स्लिप करते ही चले जाओगे। Ой, ебать! На! Ой, пизда! А он и дальше! О, Ариста, бедная моя! Уходи, блядь! Ой, блядь! На! Ебать, пизда всему! Ой, уходи, чувак! आप कभी रुकोगे ही नहीं, राइट। तो आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी क्लिप्स आती हैं जिसमें क्या है कि अगर बहुत सारे हिली एरियाज में जब पूरा सरफेस पे आइस रहता है, स्नो रहता है, सॉरी, राइट, तो वहां पे सीन क्या होता है कि व्हीकल्स बहुत एक्सीडेंट होता है उनका, राइट। अगर कोई इंक्लाइन सरफेस है तो व्हीकल्स ने ब्रेक मार दिया है, फिर भी वो स्लाइड होता जाता है, क्यों? क्योंकि वहां पे फ्रिक्शन बहुत कम है, राइट। तो बहुत बड़ा एडवांटेज भी है फ्रिक्शन का कि फ्रिक्शन के बिना हम रह नहीं सकते, राइट। तो व्हीकल्स हम सेफली आराम से रोक सकते हैं, चला सकते हैं, क्या रीजन है? फ्रिक्शन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रिक्शन। तो कभी ऐसा मत सोचना कि फ्रिक्शन खत्म हो जाए तो मजा ही आ जाए, हमारी बहुत सारा एनर्जी सेव हो जाएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर है भाई? इसलिए तो बोला जाता है फ्रिक्शन इज अ नेसेसिटी एज वेल एज एन इविल। फ्रिक्शन नेसेसिटी भी है, उसके बिना तो काम नहीं चलने वाला है। क्लियर है भाई? राइट। चलो अब देख लो थोड़ा एडवांटेजेस, मैंने अच्छी बातें तो बता दी फ्रिक्शन की, अब फाइनली डिसएडवांटेजेस पे आते हैं, राइट। तो पहले तारीफ करनी चाहिए किसी चीज की, फिर बुराई करनी चाहिए, राइट। वेस्टेज ऑफ एनर्जी, यस, वेरी गुड सामिया, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही बात, जैसा मैं बोल रहा था। और एक और देखो एडवांटेज फ्रिक्शन का बच गया था, वो क्या है? मैकेनिकल पावर ट्रांसमिशन ऑफ बेल्ट ड्राइव इज पॉसिबल ड्यू टू फ्रिक्शन, राइट। अब ये क्या है? मैकेनिकल पावर ट्रांसफर ऑफ बेल्ट ड्राइव, राइट। तो देखो बेल्ट ड्राइव क्या होता है ना, एक यहाँ पे इस तरीके का आपने देखा होगा, वो जो आटा चक्की होती है जहाँ पे बेबी मिल विल टाइप का होता है, राइट। तो वहां पे, नहीं तो एयरपोर्ट्स पे आपने देखा होगा जिसके ऊपर आपका सामान आता है, राइट। तो यार ये देखो इस तरीके का बेल्ट लगाया जाता है, राइट। अलग अलग शेप में हो सकता है, ये बेल्ट ऐसे क्रॉस भी जा सकता है, राइट। तो जिस भी तरीके का बेल्ट लगा रहता है ये इस तरीके से मोशन में रहता है, राइट। तो सपोज करो ये रोटेट कर रहा है तो ये भी रोटेट होने लगता है बिकॉज ऑफ द बेल्ट, है कि नहीं? तो बात हो रही है कि ये पॉसिबल ना होता इसको यूज कर पाना, कब? अगर इन सर्फेसेस पे फ्रिक्शन ना होता, राइट। इफ देयर इज नो फ्रिक्शन देन इट इज नॉट पॉसिबल, है ना? देन दिस थिंग विल नॉट वर्क अगर फ्रिक्शन ना हो। ये वाला सिस्टम भी हमारा काम नहीं कर पाता, इस वाले पॉइंट का ये मतलब,
चलिए अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन की। राइट तो फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या है? तो पहला जो पॉइंट बोला था यहाँ पे सामिया सैनी ने, वो सही बोला था, फ्रिक्शन रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ पावर लॉस इन इंजन एंड हेंस ब्रिंग्स डाउन देयर एफिशिएंसी, है ना। तो फ्रिक्शन की वजह से बहुत सारा पावर लॉस होता है। ऑब्वियसली आप देखो कुछ चीज है जो मोशन को अपोज कर रही है, राइट, तो उसकी वजह से आपको कुछ पार्टिकुलर काम करने में ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, है कि नहीं। जैसे आप इस तरीके से देखो कि सपोज करो कि आप अभी हवा में इधर भाग रहे हो, राइट, आप सड़क पे भाग रहे हो, और दूसरा एक आप अपना मोशन रखो कि आप पानी के अंदर जाओ और तब भागना शुरू करो, या आप ऐसी सिचुएशन में भागो जब बहुत ज्यादा आंधी चल रही हो इन अपोजिट डायरेक्शन, हवा चल रही हो इन अपोजिट डायरेक्शन, तो क्या होगा, आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सेम डिस्टेंस सेम स्पीड में भागने के लिए। हुआ कि नहीं? राइट तो यही काम फ्रिक्शन तो कर रहा है। राइट कोई चीज अगर कोई इंजन है, जो मान लो कोई कार है, वो किसी कार नहीं, मतलब कोई भी कोई मशीन है जिसमें बहुत सारी चीजें मूव कर रही हैं, उनके बीच में फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, उसको रोटेट करने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, राइट, इसीलिए ज्यादा पावर लॉस हो जाएगा और हेंस एफिशिएंसी कम हो जाएगी, राइट। तो चलो और दूसरी चीजें देखो, वियर एंड टियर ऑफ मशीन्स इंक्रीज ड्यू टू फ्रिक्शन रिड्यूसिंग देयर लाइफ, राइट, तो वियर एंड टियर करता है फ्रिक्शन। अब यार ये कोई खैर नई बात नहीं है, मशीन्स का छोड़ो, आपके पास जो स्लीपर्स हैं, जो शूज हैं, राइट, आप जितना ज्यादा उसको यूज करते हो धीरे धीरे क्या होता है, उनका सोल जो है उनका वियर एंड टियर हो जाता है, वो बेकार होने लगता है, फिर वो स्लिपरी हो जाता है, राइट, उसका फ्रिक्शन डिक्रीज हो जाता है। सही बोल रहे हो, बेयरिंग ऑफ स्क्रूज, स्टेयर्स, बॉल बेयरिंग्स, बिल्कुल सही बोल रहे हो साहब, राइट, तो वेयर एंड टियर हो जाता है हर चीज का, जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम हो जाता है, एंड ऑब्वियसली उनकी लाइफ भी कम हो जाती है, जितना ज्यादा वेयर एंड टियर होगा उतना ज्यादा मशीन खराब होती जाएगी, ठीक है ना। चलो ये दोनों पॉइंट्स भी क्लियर है। फिर और क्या होता है, फ्रिक्शन कॉजेज अननेसेसरी हीटिंग ऑफ पार्ट्स, राइट, बिकॉज ऑफ विच कुछ ऑपरेटिंग कंडीशंस में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, एंड देन और भी कुछ ज्यादा इशू हो सकता है, राइट। तो यार ऑब्वियसली देखो यार, आपके लिए तो दो हाथ है, ठंड भी आ रही है, तो ये तो खैर अच्छा एग्जांपल है, राइट। तो ठंड में क्या करते हैं आप लोग, जब बहुत ज्यादा ठंड लगती है, आप अपने पाम को गर्म करना चाहते हैं, तो यू रब देम विद ईच अदर ऐसे, राइट, एंड यू कैन फील द वार्मथ विच इट इज जनरेटिंग, राइट। तो जब आप अपने पाम को इस तरीके से करते हो, तो बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन क्या देख रहे हो आप, कि हीट जनरेट हो रही है, राइट। ये तो सोचो इतने से मोशन की वजह से हीट जनरेट हो रही है, तो मशीनरी जो है, लाइक जो मेटेलिक चीजें हैं, वो जब आपस में रब करती हैं तो बहुत ही ज्यादा हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से हो सकता है स्पार्क्स हो एंड कुछ ज्यादा परेशानी भी हो जाए, राइट। तो फ्रिक्शन अननेसेसरी हीटिंग ऑफ द मशीनरी पार्ट्स करती है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है। तो ये तीनों पॉइंट्स तो आपको समझ आ गए, राइट। अब हमने एडवांटेजेस देख लिए, डिसएडवांटेजेस देख लिए, अब थोड़े मेथड्स देखते हैं कि भाई बच्चा बिगड़ा हुआ है थोड़ा, उसको सुधारे कैसे, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन। ठीक है भाई, अभी तक सब क्लियर है? जल्दी से बताओ यार, अभी तक सब सही है? कोई परेशानी हो तो बता दो मुझे, राइट। आर यू हैविंग एनी प्रॉब्लम्स विथ द थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन? प्लीज कमेंट एंड टेल मी। ठीक है भाई, तो पहला सबसे इजी जो तरीका है वो है पॉलिशिंग, राइट। फ्रिक्शन को कम करना है तो पॉलिश कर दो। पॉलिश का क्या मतलब है, राइट, पॉलिश करना मतलब उसको इस तरीके से आप आगे ऊपर से कर दो, स्क्रैच मत, है ना। तो पॉलिशिंग की वजह से क्या होता है, सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है, राइट। तो पॉलिशिंग अगर आप थोड़ा सा कर दो तो सरफेस स्मूथ हो जाता है ना। क्यों स्मूथ हो जाता है? क्योंकि इरेगुलरिटीज थोड़ी कम हो जाती है। ओके, दूसरा एग्जांपल देखो, यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स क्या होता है वो देखेंगे, लेकिन लुब्रिकेंट्स को क्या कैसे काम करता है लुब्रिकेंट्स, तो मान लो ये इरेगुलरिटीज है कुछ किसी सरफेस की, ठीक है, ये आपका सरफेस है और इसके ऊपर कुछ इरेगुलरिटीज हैं इस तरीके से, राइट। तो लुब्रिकेंट क्या होता है, इट इज अ थिन लेयर ऑफ ऑयल और अ फ्लूइड व्हिच इज यूज्ड बिटवीन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट टू रिड्यूस फ्रिक्शन, राइट। हर लुब्रिकेंट का अलग अलग काम होता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग लुब्रिकेंट होता है, बोलने का ये मतलब है, राइट। तो किसी काम में ज्यादा हीट जनरेट होती है, राइट, तो उसमें वैसा लुब्रिकेंट डालना पड़ेगा ना जिसमें आग ना लगे, राइट। तो लुब्रिकेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं बेस्ड ऑन कहां हम उसको यूज कर रहे हैं, तो एक सुटेबल लुब्रिकेंट यूज किया जाता है जितना हमें काम है ऑपरेटिंग कंडीशंस के हिसाब से, राइट। तो कौन कौन सी चीजें होती है लुब्रिकेंट में, राइट। तो कंप्रेस्ड एयर ये भी एक लुब्रिकेंट का काम करता है। ऑर्गेनिक ऑयल्स तो आपने देखा होगा बहुत सारा, राइट, जैसे जब आप ग्रीसिंग करते हो, राइट, तो वो ग्रीस है, पेट्रोलियम जली है, ये सारी चीजें क्या लुब्रिकेंट्स का काम करती हैं। लुब्रिकेंट करेगा क्या असल में, राइट। तो यार ये देखो, ये जो सरफेस है, मान लो ये थोड़ा इरेगुलर मैंने बनाया हुआ है, उसमें कुछ इरेगुलरिटीज आपको दिख रही है, ठीक, मैंने कुछ लुब्रिकेंट लिया हाथ में, राइट, और उस लुब्रिकेंट से इसके ऊपर ऐसे लगा दिया, तो क्या होगा, लगाने की वजह से लुब्रिकेंट थोड़ी सी ये इरेगुलरिटीज जो है वो फिल अप हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, राइट। सो आई एम फिलिंग अप द इरेगुलरिटीज विद द लुब्रिकेंट्स, ल्यूब्स, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेगुलरिटीज कम होने की वजह से ऑब्वियसली जो है फ्रिक्शन हमारा रिड्यूस हो जाएगा, कम इंटरलॉकिंग होगी, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं लुब्रिकेंट्स फिल अप द लुब्रिकेंट्स fill up the irregularities,
ओके भाई, इतना समझ आ गया आप लोगों को? तो यही काम होता है लुब्रिकेंट्स का। पॉलिशिंग समझ गया, लुब्रिकेंट समझ गया, अब यूजिंग बॉल बेयरिंग। राइट, आपने देखा होगा कोई भी ज्यादातर रोटेटिंग पार्ट्स जो होते हैं उनमें बॉल बेयरिंग लगी रहती है, वो छोटे छोटे बॉल्स आते हैं। राइट, तो शुरू में जब देखा था हमने बॉल बेयरिंग तो मुझे पता तो नहीं था, लेकिन यार इतना तो समझ आ गया था कि ये काम की चीज है। राइट, तो बॉल बेयरिंग जो है वो किस तरीके से काम करती है। राइट, तो यार आपने देखा होगा, अगर सपोज करो कि यार आपके पास 1 kg का कोई बॉक्स है ऐसा, और आप उसको सरफेस पे पुश कर रहे हो, ठीक, और अगर आप इस बॉक्स को कुछ इस तरीके का शेप दे दो, राइट, कुछ सर्कुलर या स्फेरिकल शेप दे दो, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसको मूव करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, कम फोर्स से ही ये मूव हो जाएगा। राइट, तो ऐसा नहीं है कि दूसरे केस में फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, फ्रिक्शन दोनों केस में लगता है, लेकिन इन दोनों फ्रिक्शन के अलग अलग नाम है जिनको मैं डिटेल में अभी आगे बताऊंगा। राइट, यहाँ पे जो सरफेस लग रहा है, इसको आप फ्रिक्शन जो लग रहा है इसको आप कहोगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। राइट, इसके और भी नाम है जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन। राइट, तो यहाँ पे लेट्स से स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है और इस केस में ये ऑब्जेक्ट रोल कर रहा है, राइट, रोलिंग मोशन हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे जो फ्रिक्शन लगता है हम उसे कहते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है। अगर कोई चीज स्लाइड कर रही है तो उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, जो फ्रिक्शन उस पर लग रहा होगा, और अगर कोई चीज रोल कर रही है तो हम उस पर लगने वाले फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन कहेंगे। क्लियर है भाई इतना? तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि भाई अगर इसको स्लाइड करना आसान है, रोलिंग फ्रिक्शन ज्यादा कम लग रहा होगा, तभी तो ये रीजन है कि रोलिंग फ्रिक्शन वाला जो सीन है, ये व्हील वाले केस में आप इजिली बॉल को आगे ले जा सकते हो, लेकिन अगर 1 kg का बॉक्स है तो आपको स्लाइड करने में मुश्किल होती है। ठीक है भाई, तो ये क्या करते हैं बॉल बेयरिंग्स, ये बॉल बेयरिंग्स जो होते हैं ये बाइसाइकिल्स के, मतलब साइकिल के व्हीकल्स जनरली जो भी रोटेटिंग पार्ट्स हैं उनके व्हील्स में लगा रहता है। राइट, मोटर के शाफ्ट्स में लगा रहता है। एंड क्यों होता है? जिससे ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन कन्वर्ट हो जाए, मतलब फाइनली जो आपका देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन था ना, वो रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाए। आप इसको एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये बड़ा सा 1 kg का इस तरीके 1 या 10 kg का मान लो ये इस तरीके से ब्लॉक है, ठीक है, अगर मैं अभी ऐसे इसको स्लाइड करने की कोशिश करूं तो कितनी मुश्किल होगी, राइट, है ना, मुश्किल तो होगी। लेकिन सपोज करते हैं कि अगर मैं इसके नीचे कुछ बॉल बेयरिंग्स रख दूं ऐसे, ठीक है, अगर मैं ऐसे ऐसे कुछ बॉल बेयरिंग्स रख दूं और अब मैं इस पे फोर्स लगाऊं तो कितने इजीली ये एक जगह से दूसरी जगह स्लाइड करके आप इसको ले जाओगे। राइट, तो समझ लो यही काम होता है बॉल बेयरिंग्स का। समझ आया कि नहीं आया, जल्दी से आप लोग बताओ। काइनेटिक फ्रिक्शन को, स्लाइडिंग फ्रिक्शन को ये रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं। रोलिंग फ्रिक्शन इज ऑब्वियसली लेस, सबसे कम फ्रिक्शन होता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन देख लिया, और एक और यहाँ पे चीज थी स्ट्रीमलाइनिंग। राइट, तो स्ट्रीमलाइनिंग क्या होता है, इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर आपको अच्छे से डेफिनेशंस भी दिखेंगी। तो स्ट्रीमलाइनिंग क्या है ना, बॉडी के शेप को कहा जाता है एक्चुअली। राइट, स्ट्रीमलाइनिंग बॉडी के शेप से रिलेटेड है। देखो क्या है, तो यार हम लोग बहुत बार आपने देखा होगा जो जेट्स होते हैं, नहीं तो जो बुलेट ट्रेन, जो हाई स्पीड ट्रेन होती हैं, राइट, तो उन सब का शेप आपने देखा होगा कैसा होता है, वो आगे से थोड़ा इस तरीके का होता है, नहीं तो जो रेसिंग बाइक्स, रेसिंग कार्स होती हैं, राइट, या ये सब तो खैर बहुत बड़ी बातें हैं। इवन जो हमारे जो बर्ड्स होती हैं, राइट, या जो फिशेज होती हैं, उन सबकी बॉडी एक स्ट्रीम लाइन मैनर में होती है। अब ये स्ट्रीम लाइन ऑल इन वन गेमिंग, ये कौन सी क्लास का पढ़ा रहे हो जी? है तो ये 9th क्लास का, अगर आप 11th में हो तो आप के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है, राइट, क्योंकि मेरे उस क्लास में सब कुछ हो जाएगा। राइट, सो यार ये देखो, so automobiles and aeroplanes are specially designed with curved surfaces, right, so that the air layers may get streamlined during the motion and hence reduce friction. तो because अरे ये आईसीएससी में भी है, ये हर सिलेबस में है, राइट, ये जो फ्रिक्शन चैप्टर है 9th का सिलेबस जो है वो ऊपर नीचे मिला के हर जगह सेम है। राइट, मैं आईसीएससी लेवल का क्या, मैं सारे ओलंपियाड्स के लेवल का पढ़ाऊंगा, तो कोई परेशानी नहीं होने वाली है। अब स्टार्टिंग से वीडियो को देख लेना, ठीक है ना। तो स्ट्रीमलाइन अगर आप इस तरीके का शेप दे दोगे जो थोड़ा कर्व्ड रहेगा, राइट, तो ऑब्वियसली वहां पे फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाता है। यहाँ पे किस फ्रिक्शन की बात हो रही है, तो एयर फ्रिक्शन की बात हो रही है ना। तो नॉर्मली जो एयर की वजह से जो फ्रिक्शन होता है हम उसको एयर ड्रैग बोलते हैं, राइट, और वाटर की वजह से जो फ्रिक्शन होता है या लिक्विड्स की वजह से जो फ्रिक्शन होता है हम उसे विस्कोसिटी बोलते हैं, विस्कस फोर्स बोलते हैं। राइट, विस्कस फोर्स के बारे में 11th क्लास में डिटेल में पढ़ोगे, और थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें भी बता। क्लियर है? अच्छा, एनसीईआरटी में जिक्र भी नहीं है फ्रिक्शन का, जिक्र है, फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है। फ्रिक्शन तो भाई एनसीईआरटी में क्लास 8th में भी पढ़ाया गया है, ठीक है ना, फ्रिक्शन तो क्लास 8th में भी है, लेकिन अभी तुम थोड़ा जैसे जैसे क्लासेस बढ़ेंगी तो जिक्र भी होगा और अच्छे से जिक्र होगा, ठीक है ना। तो ये मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन आप समझ गए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन की। तो फ्रिक्शन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, राइट, कौन कौन सी है वो कैटेगरीज? तो पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन। अरे पढ़ने में समझ आ रहा है ना, बस दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। पहला है स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, कौन सा क्या फ्रिक्शन है भाई, क्यों ऐसा नाम है वो देखेंगे। दूसरा क्या है,
काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, इसी का दूसरा नाम क्या है? इसी का दूसरा नाम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ओके भाई, और लास्ट है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। इन सभी को समझना और इन सभी के डेफिनेशंस बहुत ही इजी है, राइट? भाई हमने बीटेक किया है 7 साल पहले, 7-8 साल पहले इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, तो ये 3 तरीके के हमारे फ्रिक्शन है। कितना भाई इसका सीन है ये देखो। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट, राइट? तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो उन बॉडीज पे लगता है जो रेस्ट पे है, राइट? अच्छा, इसका रीजन पता है क्या ऑल इन वन गेमिंग आपको, कि काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होता है? तो स्टैटिक का मतलब रेस्ट होता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जो उन बॉडीज पे लगता है विच आर एट रेस्ट, राइट? तो फ्रिक्शन विच एक्ट्स ऑन बॉडीज एट रेस्ट, फ्रिक्शन विच एक्ट्स ऑन। कभी सोचा है इसका काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होता है? इजी है बहुत। यस, एंड रोलिंग इज लेस देन बोथ, बिल्कुल सही बोला, राइट? तो फ्रिक्शन जो रेस्ट वाली बॉडीज पे लगता है वो, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे सामने ये टेबल रखा हुआ है बहुत बड़ा सा, राइट? बहुत बड़ा सा भारी सा, मान लो 200 केजी का कोई सा ऑब्जेक्ट है, राइट? तो इसके सामने मैं खड़ा हूं, मैं सोच रहा हूं मैं शक्तिमान हूं, मैं इसको धक्का मार रहा हूं, राइट? इस तरीके से, वैसे 200 किलो तो हिल जाएगा, क्या बहुत भारी चीज है मान लो, राइट? और मैं इसको पुश कर रहा हूं ऐसे, और क्या हो रहा है, ये मूव नहीं कर रहा, राइट? तो जब तक ये मूव नहीं कर रहा है, उसका रीजन तो आप लोगों को पता है, जरूर सरफेस इस पे फ्रिक्शन लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? और फ्रिक्शन फोर्स मेरे फोर्स को बैलेंस कर दे रहा होगा, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ये मूव नहीं कर रहा। तो अभी जो फ्रिक्शन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाएगा। जब बॉडी रेस्ट पे होती है तो उसको, सही बोल रहे हो, और जब मोशन में आएंगी तो थोड़ी सी इरेगुलरिटीज तो टूट भी जाएंगी, राइट? राइट, चलो अब बात करते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक का मतलब क्या है? काइनेटिक का मतलब है मूविंग, राइट? तो वो फ्रिक्शन जो मूविंग बॉडीज पे लगता हो, राइट? तो जैसे मैं धक्का मार रहा था इस 200 केजी के ब्लॉक को, और हुआ क्या, ये 200 केजी का ब्लॉक जो है वो अब मूव करने लगा, राइट? ये सेम 200 केजी का ब्लॉक है, मैंने अचानक से क्या किया, मैंने रेड बुल पिया, राइट? एनर्जी ड्रिंक पिया और इसको खूब जोर से धक्का लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, इसका मोशन होने लगा, राइट? तो यार देखो यार, अब मोशन होने लगेगा तो ऐसा तो है नहीं कि अब ये फ्रिक्शन खत्म ही हो गया बिल्कुल, राइट? लेकिन हाँ, एक बात तो आपने फील की होगी कि जितनी मेहनत, जितनी ज्यादा ताकत से आपने इस बॉडी को मूव करने में खर्च की, राइट, उससे बहुत कम फोर्स लगा होगा, अब आपको आसान लगेगा इसको मूव करते रहना, राइट? जैसे ये टेबल है, इसको शुरू में धक्का, इसको मूव करने के लिए मैं जितना फोर्स लगा रहा हूं, वो फोर्स को कंपेयर करो उस फोर्स से जो मूव करने के बाद आपको लगाना पड़ता है, तो अचानक से वो फोर्स कम हो जाता है, राइट? तो फ्रिक्शन तो यहां पे भी लगता है, लेकिन वो फ्रिक्शन होता है काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, राइट? तो इसके रीजंस मैं यहाँ पे पूछ रहा था, इन्होंने काफी सही रीजन भी बताया ऑल इन वन गेमिंग ने, राइट? तो इरेगुलरिटीज को इंटरलॉक होने का टाइम नहीं मिलता। वेरी गुड ऑल इन वन गेमिंग, बिल्कुल सही बोला, मैं भी बिल्कुल यही बोलने वाला था, रबर गिव्स यू विंग्स। चलो ठीक है भाई, समझ गया मैं तुम्हारा पॉइंट भी, राइट? तो यहाँ पे क्या सीन होता है इस केस में ये सीन होता है कि देखो यार, इरेगुलरिटीज हैं, राइट? लेकिन एक बार मोशन जब स्टार्ट हुआ तो कुछ इरेगुलरिटीज क्या हुई, वो पहले तो टूट गई, राइट? क्योंकि ब्रश्ड अप हो जाएंगी, राइट? तो वहां का तो फ्रिक्शन थोड़ा सा कम हो ही जाएगा, और दूसरी बात है कि यार उनके पास टाइम नहीं मिलेगा इरेगुलरिटीज को आपस में इंटरलॉक होने का, राइट? एंड जब टाइम नहीं मिलेगा उसकी वजह से क्या, इंटरलॉकिंग कम होगी, इसलिए आपका मोशन थोड़ा स्मूथ रहेगा, थोड़ा कम फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? तो हालांकि मैं अभी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की भी बात करूंगा, इस क्लास में तो नहीं हो पाएगी, राइट? तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इससे कैसे रिलेटेड है उसकी हम बात करेंगे इन नेक्स्ट क्लास में, राइट? तो ये तो आप समझ गए कि काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बात करते हैं रोलिंग फ्रिक्शन, राइट? तो अगर मैं इसी 200 केजी वाले ब्लॉक को क्या करता हूं, इसको मैं तोड़ मड़ोड़ के एक 200 केजी ब्लॉक को इस तरीके का एक स्फीयर या व्हील बना देता हूं, राइट? और अब मेरे लिए काम बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि अब इसको मूव कराने के लिए मुझे बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ेगा, राइट? और काफी कम फोर्स लगाने के बाद, सो यू कैन कॉल मी गौरव एंड आई एम इन 9th स्टैंडर्ड। ओके गौरव, नाइस। तो ठीक है, आज से मैं तुम्हें गौरव ही बुलाऊंगा, ठीक है? सो तुमने मेरी पुरानी वीडियोस देखी है गौरव, काइनेमैटिक्स एंड लॉज ऑफ मोशन? तुम पहले भी आए हो यार, बहुत बार आए हो मेरी क्लास में, राइट? तो ऐसा नहीं है कि अभी इस पे फ्रिक्शन नहीं लगता, अभी भी इस पे फ्रिक्शन लगता है, और वो फ्रिक्शन कहलाता है रोलिंग फ्रिक्शन, राइट? एंड आप लोग सही गेस कर रहे हो सारे लोग कि रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो ऑब्वियसली बहुत कम होता होगा, इसीलिए हमें बॉडीज को रोल करवाना बहुत आसान होता है,
ठीक है, तो रोलिंग फ्रिक्शन इज, अगर मैं इसको आगे लिखूं तो रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो हमारा पूरा ऐसा रहेगा कि रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम, फिर आता है हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन, और फिर आता है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज मैक्सिमम, रोलिंग फ्रिक्शन इज मिनिमम। अब रोलिंग फ्रिक्शन के भी कुछ फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है, राइट। तो अच्छा देखी है, गुड, कोई परेशानी कोई भी डाउट हो ना तो पूछ सकते हो, राइट। ओके गौरव, तो यार रोलिंग फ्रिक्शन देखो यार, तो आपने देखा होगा रेडियस अगर व्हील का बड़ा हो तो फ्रिक्शन उस पर कम लगता है कि नहीं। रेडियस अगर व्हील का बड़ा हो, जैसे अगर 200 केजी का मैं ये शेप बनाऊं और 200 केजी को मैं ऐसा बना दूं, राइट, तो सेकंड वाले केस में मेरा रोलिंग फ्रिक्शन थोड़ा कम लगेगा। तो मैं बोल सकता हूं कि रोलिंग फ्रिक्शन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। और मैं बोल सकता हूं कि देखो व्हील का जो सरफेस एरिया है, जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, राइट, तो रोलिंग फ्रिक्शन में ध्यान रखना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट मैटर्स, है ना। अभी एरिया वाली मैंने बात की नहीं है, लेकिन मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा कि फ्रिक्शनल फोर्स, स्टैटिक एंड काइनेटिक, these two frictional force are independent of area, but rolling friction is not independent of area, it is directly proportional to area, right। तो आपने देखा होगा आजकल जो फैट बाइक्स आती है ना, जिसके पहिए इतने बड़े बड़े मोटे होते हैं, राइट, वहां पे उसको चलाना ज्यादा मुश्किल होता है, राइट। एंड ऑब्वियसली जो रेसिंग साइकिल्स होती है जिनके व्हील्स बहुत पतले होते हैं, राइट, तो उन्हें चलाना बहुत ही ज्यादा आसान होता है, राइट। तो एनीवेज जब आप व्हील को ज्यादा मोटा रखते हो, बाइक अगर आप चला रहे हो, तो उसमें क्या ज्यादा फ्रिक्शन मिलता है, स्लिपिंग की टेंडेंसी कम हो जाती है, कम स्लिपिंग होगी, राइट, कंपैरेटिवली। नहीं ऐसा जरूरी थोड़ी ना यार, कॉन्टैक्ट एरिया वो नहीं, कॉन्टैक्ट एरिया बिल्कुल ये वाला, इस पॉइंट का ये जो छोटा सा जो एरिया अभी कॉन्टैक्ट में है, मैं वो टोटल एरिया की बात नहीं कर रहा हूं कि पूरे व्हील का एरिया, भाई एक बार में तो एक छोटा सा पॉइंट कॉन्टैक्ट में रहेगा ना, एक छोटी सी लेयर, राइट। जैसे अगर मैं ये साइड व्यू बता रहा हूं, देखो यार, एक व्हील है इतना ऐसा, राइट, और दूसरा व्हील है ऐसा, एक बाइक का है, स्कूटर का है, और ये ट्रक का व्हील है, तो इसका कॉन्टैक्ट एरिया ट्रक वाले का ज्यादा होगा ना, देखो किसी एक पार्टिकुलर इंस्टेंट पे। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी से बताओ। जो ट्रक का सीन है इसमें कॉन्टैक्ट एरिया इतना बड़ा है, और इस वाले केस में ये है ट्रक और ये है साइकिल, ठीक है। तो ट्रक वाले केस में कॉन्टैक्ट एरिया आपका ज्यादा है, A2 इज ग्रेटर देन A1, राइट। तो इसीलिए जो फ्रिक्शन होता है वो इस पे ज्यादा, ट्रक के टायर्स के पास ज्यादा फ्रिक्शन होता है, ठीक है, ये ग्रेटर देन का साइन है। क्लियर है। तो रोलिंग फ्रिक्शन कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। चलो अच्छा क्लियर हो गया, कूल। तो यार देखो यार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन तो आज खत्म कर लिया हमने, फ्रिक्शन के बेसिक्स आज हमने देखे हैं। कल की क्लास में हम देखेंगे कि फ्रिक्शन समझ गए हम, अब फ्रिक्शन देखेंगे कैलकुलेट कैसे करते हैं वो सारी चीजें, एंड धीरे धीरे इसमें क्वेश्चंस भी करना स्टार्ट करेंगे, राइट। कल की क्लास मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी हो। आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आई होंगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना गौरव, राइट, अपने स्कूल ग्रुप पर डाल दो बिल्कुल, ठीक है। चलो, और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो, थैंक यू सो मच, आई एम फिनिशिंग द क्लास नाउ। मिलता हूं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे। सर क्लास 9th के लिए रेफरेंस बुक बता दीजिए। क्लास 9th के लिए रेफरेंस बुक, यार देखो मैं तो पढ़ाता हूं तो मैं रेफरेंस दूंगा तो 11th 12th 11th की ही बुक का दूंगा, राइट। जैसे आप डीसी पांडे से समझ सकते हो, नहीं तो एससीवी आती है 9th क्लास की, राइट, अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स करके आती है, राइट, 9th क्लास अंडरस्टैंडिंग फिजिक्स, वो बहुत अच्छी है। और 9th क्लास के लिए कॉन्सेप्ट यार तुम एससी वर्मा से ही पढ़ लो, नहीं तो डीसी पांडे तो 11th की है, मैकेनिक्स 1 मैकेनिक्स 2, है ना, नहीं तो आप एससी वर्मा ले लो 9th क्लास वाली जो आती है, ठीक है। ऐसे बुक्स तो और भी है, एशियन पब्लिकेशन की लखवीर सिंह मंजीत कौर है, लेकिन यार थोड़ा अच्छे से पढ़ो, थोड़ा ज्यादा पढ़ो, एकदम बेसिक्स मत पढ़ना, थोड़े क्वेश्चंस भी करो, राइट। थोड़े क्वेश्चंस आपको एससी वर्मा में मिल जाएंगे, राइट, और नहीं तो लखवीर सिंह मंजीत कौर है, उसमें बेसिक ही है लेकिन चल जाएगा। एससी वर्मा इज ठीक है, बोलते हैं बाइबल अच्छी बुक है काफी, राइट, और भी बहुत सारी बुक्स है जिससे आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है, राइट, लेकिन एससी वर्मा ठीक है, अच्छा है, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, उसके सारे क्वेश्चन तो करने ही चाहिए, राइट। चलो ठीक है, सो सी यू इन नेक्स्ट क्लास, टाटा बाय। चलिए, मुझे आप सभी से बात करके बहुत अच्छा लगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। निराशा है तुमसे ना डरूंगा, मायूसी तुमसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, बेबसी तुमसे ना डरूंगा, बेचैनी तुमसे ना डरूंगा, जो भी होगा जो भी होगा जो भी होगा लड़ लूंगा, पर हिम्मत ना कभी भी हारूंगा।